मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम डॉक्टर अर्शिया सेठी जी से बात करेंगे। वे दिल्ली में रहती हैं और कल्चरल एक्टिविस्ट के रूप में उनकी एक बड़ी पहचान, बड़ी प्रतिष्ठा हमारे देश में है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संस्कृति की जो एक बहुआयामीता है, उसको लेकर उन्होंने जिस तरह का कार्य किया एक बड़े लंबे अनुभवों के साथ, वह अपने आप में बहुत मायने रखता है। मैं अपनी स्मृतियों में जाता हूँ तो लगभग 40 साल पहले का मुझे वो समय याद आता है जब दूरदर्शन की अपनी एक अस्मिता हुआ करती थी। नया नया टेलीविज़न शुरू हुआ था और हम सबके घरों में दूरदर्शन की एक अपनी पहचान हुआ करती थी और कई तरह से उसको हम लोग विजुअल बनाते थे अपने देखने योग्य, उसकी नेटवर्किंग, उसका साफ़ सुथरा दिखाई देना। ऐसे पूरे वक्त में डॉक्टर अर्शिया सेठी ये एक बहुत एनर्जेटिक शुरुआत का स्मरण होकर आता है, जो बाद में लगातार बहुआयामी काम करते हुए समृद्ध होता गया। अर्शिया जी आ चुकी हैं तो मैं उनको विजुअली रिसीव करता हूं और हम अब उनके साथ ही अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अंततः ओके। हाँ हाँ, आपको ठीक से देख पा रहा हूँ और आपकी आवाज भी सुनाई दे चलिए, रही है ठीक ठाक। मैं आपको भी भी अच्छी तरह से मैं देख पा रही हूँ और सुनाई दे रही है। थैंक्स टू ऑल दिस। ये सब देखिए ना, इस पूरे समय में 6 7 8 महीने में कितनी अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार भी हो गया और वो व्यवहार में आने लगी, जिनसे ये सब बातचीत और जी ये सब एक दूसरे से सीधे जुड़ना इतना आसान हो गया। जी, नहीं तो हम और सब कटे रहते एक दूसरे से। हाँ, जो कुछ भी माध्यम थे, जब सामान्य दुनिया में जो कुछ संचार और प्रसार के माध्यम से जो कुछ भी फॉर्मल और औपचारिक हुआ करता था, वही एक एक दूसरे को जानने समझने का माध्यम था। लेकिन इसने जी जहाँ कोरोना काल ने आपको व्यक्तिगत रूप से बांध दिया सब तरफ से, और वहीं ये सब दरवाजे भी खोल दिए। ये आपने महसूस किया बिल्कुल होगा। सही बात। कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं इस कोरोना काल में। हाँ, जी मैं आपसे सबसे एक आरंभिक जिज्ञासा यही रहती है जानने की कि जो मार्च से लेकर अब तक कई समय है, अब चूंकि महीने 2 महीने से या महीने भर से बल्कि थोड़ा सा फॉर्मल हुआ, या ये कह लीजिए कि आम आदमी थोड़ा सा निर्भीक हो गया है और लगभग अपने आप को उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहा है बाहर आकर। और क्योंकि अब भारत सरकार के अपने मापदंड जो हैं, जिन्होंने सब और रास्ते खोले हैं, और आखिरकार इकोनॉमी भी देश की इतने सालों से, इतने समय से प्रभावित हो रही थी, तो एक सीधी दिनचर्या में तो लौटना ही था। लेकिन जिस तरह से अब महीने भर से, 15 दिन से लोगों ने थोड़ा सा आश्वस्त होके और हौसला बढ़ा करके अपना का पांव आगे घर से बाहर निकाले हैं। लेकिन इससे पहले जो 5 6 महीने सभी के मुश्किल में कटे, आपका ये 5 6 महीना कैसे कटा, ये जानने की जिज्ञासा रहेगी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस वंडरफुल प्रोग्राम जो मैं कई बारी देख चुकी हूँ बातों बातों में, और इसका नाम तो मुझे इतना पसंद आया है ना, इतनी इनफॉर्मेलिटी और अपनापन इसमें है। आपने इसमें मुझे इनवाइट किया, मैं आपकी आभारी हूँ। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आज की तारीख में मैं बोलना चाहूंगी और आपने मेरी बात मान ली। अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। आज आपने आपको जो प्रश्न मुझसे किया। आज आपको मतलब जाते समय ही कहूंगा, फिर अभी मैं ठहरे रहता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ। ठीक है। जी जी, आप सो कहिए प्लीज। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है कि ये
कोरोना काल के टाइम कैसे बीता, क्या क्या किया, किस तरह से हमने उसको हैंडल किया। तो एक तो सबसे पहली चीज थी कि नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, किसी को एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी चीज ये बन जाएगी। जब हमने सुना लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बस 21 दिन की बात होगी, तो क्वाइट शॉक्ड, हमने 21 दिन एक्सेप्ट कर लिए फिर भी। पर ये बात तो लंबी चलती रही और इधर नंबर्स, जो कोरोना के पीड़ित लोगों के नंबर्स थे, वो दुनिया भर में बढ़ रहे थे, इंडिया में भी बढ़ रहे थे। सो उस एक अकल थी कि हम लोग सब लॉकडाउन में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और इतना घूमना फिरना ना हो। उसके बावजूद भी मैंने कई लोगों को देखा जो बिना मास्क के घूम रहे थे, शाम को खास करके सैर के लिए या टहलने के लिए निकलते थे। सो आई फेल्ट कि ये जरा रिस्क टेकिंग है और घर में भी बड़ा कुछ है जो कर सकते हैं। सो मैंने वो बड़ा कुछ किया, A to Z सफाई की घर में, जो इसके लिए कभी टाइम नहीं होता है, पुराने कागज फेंकना, जो चाहिए वो रखना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। पर बिकॉज मैं आर्ट से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे से आगे रहे बहुत लोग जो कि सोशल मीडिया का यूज शुरू कर दिया, उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया और प्रोग्राम्स आने लग पड़े। तो मैं काफी सारे वो भी देखती थी, आपकी बातों बातों में भी देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स आपने फीचर किए इस प्रोग्राम में और उनकी कितनी बातें मुझे नहीं पता थी जब तक मैंने आपका प्रोग्राम नहीं सुना। सो आई वॉज रियली हैप्पी। मुझे लगा कि हम एक बिरादरी और करीब ही आ रही है, यू नो। जहां तक मेरे अपनी एक्टिविटीज का सवाल है, मेरा पीएचडी वर्क के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है फ्रॉम अ पब्लिशर। पर अनफॉर्चुनेटली माहौल कुछ ऐसा था कि वो जो 6 महीने मैंने सोचे जिसमें मैं बुक लिख दूंगी बेस्ड ऑन माई पीएचडी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि एक एंजाइटी थी, एक अनसर्टनिटी थी। तो जो नॉन स्टॉप एक गूढ़ी फोकस के साथ लिखत पढ़त का काम, जो मेजर लिखत पढ़त का काम होता है, लाइक राइटिंग अ बुक, आर्टिकल लिखना नो प्रॉब्लम, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है एकदम। बुक लिखने में एक चाहिए होता था एक माहौल ऑफ साइलेंस, ऑफ सिक्योरिटी, वो मैं नहीं अपने आसपास पैदा कर पाई। एक्चुअली माहौल तो अंदर ही पैदा करना होता था पहले, मैं वो नहीं कर पाई। सो अनफॉर्चुनेटली बुक नहीं लिखी गई। पर सोच चल रही है बुक की भी, तो जब भी मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी आई बिलीव कि मेरे निकल आएगी। पर जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम मैंने किया है, ये बचपन में तो सभी लोग अपने आप को पोएट समझते हैं, तो उन्हीं में से मैं भी थी एक। पर इस बारी ड्यूरिंग द कोविड जो हमारे सामने चित्र बन के आए, जो इश्यूज निकल के आए हैं, उनके बेसिस पे मैंने 7 कविताएं लिखी। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और मैं ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखती हूँ। मैं जोक करके कहती हूँ कि मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, इसलिए कोई और लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करना होता है। वैसे मैं हिंदी और पंजाबी, उर्दू और संस्कृत भी थोड़ी पढ़ी हुई है, बट सोच मेरी इंग्लिश में रहती थी। तो पहली 2-3 कविताएं इंग्लिश में ही निकल के आई। पहली कविता का नाम था इट इज अ लॉकडाउन, नॉट अ लॉक अप, one is for responsibility and the other is for a crime। तो ये पोएम लिखी और मुझे लगा कि इसमें कुछ अधूरी है। और मैंने एक आर्टिस्ट, बहुत फेमस कथक डांसर हैं, सीनियर गुरु हैं, शमा भाटी जी को ऐसे ही बैठे बैठे फोन कर दिया। मैंने कहा शमा जी, ये पोएम लिखी है, आप पढ़ना चाहेंगी और जो आपको अच्छा लगे तो आप इस पे डांस करना चाहेंगी। उन्होंने जी 4 दिन में मुझे वर्ल्ड डांस डे से पहले ये पोएम का ब्यूटीफुल विजुअल रूप दे दिया। और इसलिए अब मैं इन पोएम्स को डांस्ड पोएम्स कहती हूँ, जिनके 2 ऑथर्स होते हैं, डबल ऑथरशिप पोएम्स। लिखना का काम आधा ही काम है और डांस करने से ये पोएम्स पूरी होती हैं। तो 7 पोएम्स में से पहली तो मैंने आपको बताया, दूसरी थी हम दुनिया में एक ही कंट्री थे जो अपने डॉक्टर्स को अटैक कर रहे थे। मैं इतनी शॉक हुई उससे कि इन अ वे एक श्रद्धांजलि टाइप ऑफ अ थिंग, अ रिकग्निशन, अ थैंक यू, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद प्रस्ताव के तौर पे एक पोएम लिखी थी। उसको रमा वैद्यनाथन ने किया था, तो बहुत सक्सेसफुल हुई। और दोनों पोएम्स अब तक सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो गई, 5-5 हजार व्यूज हो गए एंड ऑल दैट। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड
और हाँ। तीसरी पोएम निकल के आई, उस वक्त 50 दिन पूरे हुए थे और उसका नाम था वो 50 दिन, और वो कविता द्विवेदी ने की। उसकी भी अपनी लाइफ हो गई। आई वॉज लाइक सो सरप्राइज, और मैं इतनी अपने आप को हम्बल फील कर रही थी कि ये देश के बड़े बड़े नृत्यांगना, डांसर्स, आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर्स मेरी पोएट्री पे डांस कर रहे थे। खैर वो सिलसिला चलता रहा, और उस बीच जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आई, तो इलियाना चिटरस्टी जो कि मेरी फ्रेंड है और मेरी काफी मुंहफट फ्रेंड है, एंड आई लव हर फॉर दैट, मुझे बहुत पसंद है उसकी, उसने मुझे कहा कि देखो रथ यात्रा आ रही है, मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ करना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए पोएम लिखो। मैंने कहा जी मैं कमीशन करके पोएम नहीं लिखती हूँ, जब मन में कोई बात आती है तो मैं लिखती हूँ। तो वो मन में बात डालने के लिए उसने बड़ी अजीब चीज मुझसे कही। उसने कहा तुमको मालूम है रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी क्वारंटीन में जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके दैत्यपति मास्क पहन के उनकी देखभाल करते हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये बात सच है। शी सेड हाँ, स्नान यात्रा, जिस दिन स्नान होता है उस दिन उनको ठंड लग जाती है और वो फिर क्वारंटीन में चले जाते हैं, उनको दवाएं और औषधियां दी जाती है, वो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। क्या बात। तो ये मेरे बात दिमाग में घूम रही थी, उन्होंने कहा माय गॉड, देखिए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये कहानी सुनाने के लिए, सुनाते वक्त थी। तो मैंने कहा माय गॉड दिस इज सो अनयूजुअल, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तभी सोच ही चल रही थी कि वो केरला में हथनी वाला कांड हुआ था, आपको याद होगा शायद। तो मैं दो तरफ खिंच रही थी, कुछ इलियाना का सोच कर रही थी, कुछ ये हथनी वाली कांड के बारे में मैं पढ़ रही थी, शौक हो रही थी। और इलियाना का फोन आया, कहा कि स्नान का दिन है और तुमने कुछ नहीं लिखा, हम बनाएंगे कब। तो ऐसे बोलते बोलते मैंने गूगल किया स्नान, एंड आप मानोगे नहीं, पहली पिक्चर जो उभर के आई वो जगन्नाथ जी गजवेश में खड़े होते हैं। स्नान के बाद वो जब बाहर आते हैं वो गजवेश में आते हैं बाहर। माय गॉड सुनील जी, मैं तो एकदम 1 सेकंड में ऐसे उठी, टेबल पे बैठी, अगले 2 घंटे में वो पोएम जगन्नाथ स्पीक्स टू मी लिख दी। इतना हमको अच्छा लगा कि जिस दिन रथ यात्रा आरंभ हुई उस दिन वो पोएम निकली और हमने सोशल मीडिया पे जारी की, डांस्ड वर्जन ऑफ द पोएम, मेरा लिखा हुआ नहीं, डांस्ड वर्जन। इट इज सम प्रिविलेज। मैं हमेशा फील करती थी कि जगन्नाथ जी के साथ मेरा एक खास लगाव है, पर इन दिस केस आई सर्टेनली थिंक जगन्नाथ स्पोक टू मी। ये मैं अपने आप नहीं कर सकती थी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैंने 2 पोएम्स लिखी जो आर्टिस्ट के धर्म पे हैं। उसके 2 पहलू हैं। एक के आर्टिस्ट से रिच तो कोई नहीं होता है। जब आर्टिस्ट के घर में एक दाना नहीं होता है खाने का और 1 रुपया नहीं होता है, उसके पास अपनी कला होती है देने के लिए। इससे ज्यादा कोई रिच आदमी हो सकता है कि जब कुछ नहीं होता है तब भी इनके पास होता है कुछ देने के लिए। और दूसरी पोएम मैंने ये लिखी कि कोविड की टाइम में उस पोएम के लिए मुझे बहुत एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली प्रेज मिला। आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट प्रेज, बट मिला सही। उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर, वो नाम था उसका, और वो हिंदी में ही लिखी गई थी। और सब लोग काफी चौंक गए थे कि मैं ज्यादातर इंग्लिश में लिखती हूँ और क्या कर रही हूँ मैं। एनीवे इट हैपेंड। ये सब मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि कोविड के टाइम में लाइफ हमारे अपने हाथ में नहीं थी, कुछ हो रहा था। एटलीस्ट मुझे लगा कि कुछ हो रहा था। जो प्लान करके मैं बैठी थी बुक्स निकाल के कि मेरी पीएचडी वर्क अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पब्लिकेशन, वो तो हुआ नहीं, और कुछ और टाइप का लिखत पढ़त का सिलसिला शुरू हो गया। फिर माइग्रेंट लेबर्स ने मुझे बहुत दुख दिलवाया था। आई वॉज रियली सैडन्ड कि इतने सालों के बाद किस देश में हम लोग हैं कि हम लोगों के भाई बंधु इस तरह बिना पैर में चप्पल, बिना खाना पीना, रेल की पटरी पे प्रसव हो रहे हैं रास्ते में। और डांसर्स और आर्टिस्ट और जो थिएटर के लोग हैं और नवरस में डील करते हैं सारा वक्त, उनके सामने एक अनोखा नवरस का कैनवस चल रहा था।
और हम लोग उससे मूव होके तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तो मैंने पोएम लिखी। एक ये पोएम अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कल परसों में, इसी हफ्ते शायद आ जाएगी। वो पोएम प्रियदर्शनी गोविंद कर रही हैं चेन्नई में। उन्होंने अपना टाइम लिया है और मैं इस बात के लिए उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे काम नहीं हो सकते हैं जो भावुक वाले करने वाले काम होते हैं। सो यही होता रहा, कुछ लोगों की बातें सुनी, कुछ अपनी कही, और आप जैसे दोस्त बने मेरे। आप ये देखिए कि सचमुच में कुछ एक तरफ देखा जाए तो बहुत कोई कंक्रीट वर्क नहीं हुआ, लेकिन कुछ अलग सा हो गया। यही बातों जी बातों में बिल्कुल। बातों बातों में का जन्म भी इसी तरह हुआ कि जब सब जगह से बंद कर दिया गया तो 15-20 दिन तो खूब बीत गए कि भरपूर सो लिए। अरे सो नहीं पाते हैं, इतना बिजी रहते हैं, और दुनिया और जो कुछ भी अपने मन पसंद का जो खाना पीना है वो भी कर लिया। लेकिन फिर लगा कि अब क्या करें, तो फिर ये एक मन में आया। बम्बई में मैंने देखा, बम्बई में बहुत सारे गायक कलाकारों ने अपने मित्रों से बात करने का एक ये माध्यम निकाला, लगभग इसी तरह का। तो ऋचा शर्मा खास तौर से हर दिन किसी ना किसी आर्टिस्ट से बात किया करती थी। तो मुझे लगा कि हम इसका थोड़ा सा अपने लिए कुछ इमोशनल उपयोग कर सकते हैं क्रिएटिविटी के साथ। तो बातों बातों में नाम भी बहुत जल्दी, हम बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते कोई भी चीज तय करने में, तो बातों बातों में नाम भी बहुत जल्दी से सूझ गया और एक शुरुआत कर दी। कुछ मित्रों ने लगातार शुरू से साथ देना शुरू किया। कई मित्र ऐसे भी रहे जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो उनको भी प्रणाम किया कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कोई बात नहीं। जब लेकिन आप सब जैसे लोग तो वरदान की तरह आ गए। थैंक यू, आपका प्रोग्राम हमारे लिए वरदान साबित हुआ। यू नो रियली आई एम नॉट जोकिंग। मंगला ने, आपने मंगला के साथ एक प्रोग्राम किया था। कितने सालों से मैं मंगला भट्ट को जानती हूँ, और वो भी एक मेरी आर्टिस्ट रही हैं। ये विरोधाभासी सफर वाला, उम्मीद उदासी का विरोधाभासी सफर में वो मेरी कथक आर्टिस्ट है। वो एक पोएम थी जो मैंने अलग अलग फॉर्म्स के आर्टिस्ट को दिया था कि देखें एक ही पोएम को कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो वो मेरी कथक आर्टिस्ट थी। और मैंने आपका कार्यक्रम में सुना कि उनको फिल्मों का इतना शौक है और इतनी ज्ञानी है, ऑल द ओल्ड फिल्म्स। आई वाज रियली अमेज्ड। और देखिए कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और ये फिल्म की बात कुछ लुप्त ही रही सारा वक्त। वो, और वो भी आर्ट सिनेमा और बहुत मीनिंगफुल सिनेमा की कुछ दैट्स व्हाट आई मीन। तो वो ये सारे बहुत सारे पहलू। सुनंदा नायर ने ह्यूस्टन से मैसेज करके कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आने की इच्छा है। तो मैंने जैसे कल आपसे, मैं तुम्हारा डर गया, तो जब आपसे मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था तो मैंने आपसे लिखा था ना कि हम हिंदी में बात करेंगे। मेरे साथ ये है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, तो मैंने उनको बड़ा गरीब सा उत्तर दिया। मैंने लिखा कि मैं हिंदी में बात कर, मुझे लगा नायर है और केरल में रहती होंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ और हिंदी में बात कर सकती हूँ। तो और वो बहुत बढ़िया डांसर है। हाँ, कनक रेले की स्टूडेंट थी उस टाइम से, जब मैं बहुत यंग डांस क्रिटिक थी। आपको मालूम है मैं 26 साल की उम्र में डांस क्रिटिक बनी थी। अच्छा। अब जब मैं सोचती हूँ, आई फील कि मुझे बहुत जल्दी बन गई थी मैं डांस क्रिटिक, और कोई बिजनेस नहीं थी मेरी टू बी डांस क्रिटिक एट दैट टाइम। आई शुड हैव लर्नड मच मोर बिफोर राइटिंग, बट खैर उससे हाथ भी खुल गया, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। पर तब से मैं सुनंदा को जानती हूँ। और आजकल एक क्लिप दूरदर्शन, आपने दूरदर्शन का जिक्र किया था जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो आजकल नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस एंड म्यूजिक 30 या 40 साल तक, ऑलमोस्ट 30 साल तक मैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस म्यूजिक के साथ जुड़ी रही थी। उसके बाद जो मेरा पहचान रही दूरदर्शन पे, वो एज एडवाइजर फॉर डीडी भारती थी। तो दैट वे जो उनके आर्काइव्स है ना, उनके ऊपर मैं काम करती थी। वो कहते थे वैल्यू एडिशन करिए आर्काइव्स पे, यानी कि कुछ और डिटेल बता दीजिए जो डांस हो रहा है उसके बारे में। तो पता नहीं आपने उस वक्त देखा नहीं, कभी कभी नीचे लिखा हुआ आता था या एक नई इंट्रोडक्शन मैं कर देती थी। तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घूमती थी इन दी आर्काइव्स, निकालती रहती थी प्रोग्राम्स, थीमेटिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तब हाल ही में किसी ने मुझे एक बहुत सुंदर एक पुराना प्रोग्राम मेरा फॉरवर्ड किया। सुनंदा नायर डांसर है उसमें, एंड आई रिमेम्बर इतने डांसर्स मैंने रिकॉर्ड किए होंगे, पर सब ने कोई ना कोई छाप छोड़ दी थी मेरे मन में। उस दिन वो वाला प्रोग्राम मैं रिमेम्बर कर रही थी, जैसे आ रहा था मुझे पता, मेरे को याद था कि
वो क्या डांस करेगी। इसी तरह से एक प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ जो मीनाक्षी शेषाद्री ने किया था। मीनाक्षी बहुत बढ़िया डांसर भी है, तो एक उसका प्रोग्राम और इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, मैंने ही किया था। पता नहीं कभी आपको मिलने मौका मिले। नेवी ब्लू सी, पीकॉक ब्लू सी मैंने उसमें पहनी हुई है, चूड़ीदार कुर्ता, और कर रही हूँ। दैट्स अ लवली वन। अचानक ऐसे जेम्स मुझे पुराने पुराने मिल जाते हैं, कोई भेज देता है एंड ऑल दैट। 80 के दशक में तो हमको आपकी याद है जब दूरदर्शन आया था और रात को 10:30 बजे वो कार्यक्रम आता था, 10 साढ़े 10 बजे, नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम। जी, और नृत्य एंड म्यूजिक का, और हर साल वो लेट ही होता रहा। जैसे पहले शुरू हुआ 9 बजे, 9:30 बजे ऐसे होता था, अच्छा टाइमिंग होता था, पर ओवर द इयर्स लेट होता रहा। और 11:30, और क्रिकेट मैच आता था तो उड़ा देते थे, आईपीएल आया तो उड़ा दिया, जो बहाना मिलता था उड़ा देते थे। तो मैंने अभी हाल ही में एक एकेडमिक आर्टिकल लिखा है on दूरदर्शन's role in promoting dance, और उसमें आई रिमेम्बर मैंने कमली दत्त से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है कि हम लेट पे लेट हो रहे हैं, पर एटलीस्ट अभी तक प्रोग्राम चल तो रहा है। बाकी देशों में देखिए, उन्होंने अपनी कल्चर को एक तरफ लगा दिया है। इंडिया में कल्चर अभी भी मेन फ्रेम में है, उसकी एज में हो, थोड़ी सी दिखे सिर्फ, पर मेन फ्रेम में है अभी भी। You know, that is something. कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की महत्ता कल्चर से है, संस्कृति से है, और संस्कृति के बगैर तो कुछ भी नहीं है। संस्कृति का होना अपने आप में बहुत महत्ता रखता है। कल ही एक राजीव वर्मा जी का एक लेक्चर, जिसको मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा था, ट्राइबल म्यूजियम में हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अगर संस्कृति ना हो तो सोसाइटी हिंसक हो जाए। सोसाइटी को, अगर आप संस्कृति को पूरी तरह बंद कर दीजिए, उनका ये कहना ये था कि अगर संस्कृति समाप्त भी हो जाएगी, जो कि कई बार लोग चाहते भी हैं, तो उससे कोई असर वैसे नहीं पड़ेगा। लोग नौकरी करते रहेंगे, लोग रात को घर जाके सो जाएंगे, लेकिन मनुष्य नहीं रह जाएंगे। जी, दरअसल जो हमारी कलाएं हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि एक्चुअली जो हम हिंसा आजकल देख रहे हैं, दलितों के प्रति, पिछड़ी जातियों के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति, खास करके औरतों के प्रति, और मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आजकल तो चल रहा है और पूरी कंट्री हिली हुई है। ये क्यों हो रहा है और आर्ट्स क्यों नहीं अपना रोल प्ले कर पा रही है, ये प्रश्न मेरे दिमाग में रहता है हमेशा। और इसलिए अच्छा, मैंने एक संस्था छोटी सी इस्टेब्लिश की है, अब वो शायद 18th ईयर में है, एडल्ट बन रही है इस साल। इसका नाम है क्री फाउंडेशन। तो अक्सर क्री फाउंडेशन के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे आधारित होते हैं, ऑल्दो वो आर्ट्स से ही आते हैं और आर्ट्स के ही प्रोग्राम होते हैं। मेनी पीपल से कि भाई ड्रामा जो आपकी फील्ड है और फिल्म्स जो आपकी फील्ड है वो तो बड़ी प्रोग्रेसिव रही हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल उठाए हुए हैं, सब्जेक्ट कवर टॉपिक्स ऐसे ऐसे कवर किए हुए हैं जिसपे मेरी ज्यादा इंटरेस्ट है। सोशल जस्टिस इज माय कॉज। ओके, तो सॉरी, तो व्हाई हैजंट म्यूजिक एंड डांस रिजन, ये क्यों पीछे रह गई दोनों कला? तो आई फील कि थोड़ा हद तक तो गवर्नमेंट पेट्रोनेज के कारण है। जब पुराने ठिकाने और राजवाड़े चले गए और हमारे पास एक ही पेट्रन बचा, 1947 के बाद इंक्रीजिंगली एक ही पेट्रन बचा, वो गवर्नमेंट था। तो गवर्नमेंट अपने डजंट वांट टू हियर एनीथिंग क्रिटिकल, अपने ऊपर वो कोई टिप्पणी नहीं चाहती है। इसलिए हमारी आर्ट्स, खास करके वो जो पब्लिक सपोर्ट पे नहीं डिपेंड करती थी, म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक और डांस खास करके, इन्होंने एक सेफ वे अपनाया कि भैया ऐसे ही जाओ जहां कोई लफड़ा ना हो। पर आई थिंक हम लोग अब चुप नहीं रह सकते हैं, अब हर आर्टिस्ट को अपना धर्म निभाना होगा। और कोविड के टाइम ने हमको सिखा दिया है कि आर्ट्स ही लीड कर सकती है। सबसे बड़ी चपेड़ आर्थिक स्थिति की
आर्ट्स ने खाई है। हाँ। रूरल कलाकारों के पास बुरा हाल है, पर फिर भी कोई जमीन है, कोई क्राफ्ट है। पर जो अर्बन आर्टिस्ट है उसने तो सब कुछ छोड़ दिया था, वो तो सिर्फ अपनी कला पे कंसंट्रेट कर रहा था। अचानक इस टाइम में उनको पता चला कि कोई स्कीम नहीं आई, कोई गारंटी नहीं दी गवर्नमेंट ने, कोई ग्रांट्स नहीं दिए, तो कहां से उनका गुजार होने वाला था। सो आई फील दैट डिस्पाइट अपना इतना प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने रास्ता ही दिखाया। वो जो पोएम जिसकी मैंने जिक्र किया था, विच फॉर्क वी टेक, वो जो था कि आर्टिस्ट कितना रिच है, कि ना दाना है खाने को, ना कपड़ा है पहनने को, ना रुपया है खर्च करने को, फिर भी उनको देने के लिए उनका हाथ यूं नहीं है, यूं है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं मेरे सारा यहाँ पे मुद्रा जो मैं कर रही हूँ, देने वाली मुद्रा में आर्टिस्ट है। सो आर्टिस्ट हैविंग रियलाइज्ड कि वो इतना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, आई फील कि उनको अब रीअलाइन करना चाहिए अपना पर्पस लिटिल बिट। सुंदरता, आनंद, रस, फाइन जगह है, पर टाइम इतना नहीं है। और हमारे भाई बंधु बहुत सफर कर रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी हैं पर एकता नहीं है, समतल नहीं रहे हैं हम लोग, हाई लो इतना ज्यादा है और सब एक जैसे नहीं है। तो व्हाई नॉट, बेसिक तो हम लोगों को एक जैसा होना चाहिए ना। An artist can play a very important role in making a change. छोटा चेंज हो या बड़ा चेंज हो, हर रोज केवल एक आर्टिस्ट है जो दुनिया को बेहतर बना सकता है। हर रोज की दुनिया को वो इम्प्रूव कर सकता है। छोटी सी चीज हो, ये लॉकडाउन से पहले की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। बॉम्बे बेस्ड आर्टिस्ट है वैभव आरेकर, वो मेरे यहाँ रहे थे कुछ दिन के लिए, तो कई बातें हुई और यही सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात भी हो रही थी। तो उनका बस वो वापस जा रहे थे मुंबई में, क्योंकि वो अपनी मदर के नाम से एक फेस्टिवल करते हैं, 2 दिन का बहुत बड़ा डांस का फेस्टिवल। तो मैंने कहा तो इतनी हमारी बातें हुई तो आपने क्या सोचा? तो उन्होंने कहा तो आप बताओ कैसे करना चाहिए। ऐसे ज्यादा वेस्ट मत करिए टाइम, और ज्यादा कुछ बड़ा मत सोचिए, क्योंकि बड़ा आहिस्ते आहिस्ते बनता है, शुरुआत में नहीं बनता है। अब आप जा रहे हैं, आपका फेस्टिवल होगा, लेट्स से हर रोज आपके यहाँ पे 400, 400, 800 लोग देखने आएंगे, तो आप अपना आइकॉनिक स्तर जो है आपका, एक जो आपकी एक प्रतिमा है, एक प्रतिभाशाली प्रतिमा है, आप खड़े होते हैं स्टेज पे, तो ये 400 लोगों के आंखें आप ही पे टिकी हुई होती हैं। आप उस वक्त उनसे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी समझा सकते हैं। और आप वेस्ट मत करिए ये टाइम बाय सेइंग नमस्ते, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। सीधा बोलिए ये कॉज है, ये प्रॉब्लम है, अब आपको इसको सपोर्ट करना है। आस्क मी लाइक व्हाट? आई सेड आपका नृत्य हम आंखों से कंज्यूम करते हैं। ये मेरी आंख नहीं है तो मैं आपका नृत्य नहीं एंजॉय कर सकती हूँ। तो सपोजिंग आप आई डोनेशन अपना कॉज बना लीजिए, और हर साल आप अलग कॉज बना सकते हैं, पर इस साल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, आप आई डोनेशन बना दीजिए अपना कॉज। तो उन्होंने कहा दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे तो फिर आपको जो आई डोनेशन, जो भी हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन आई डोनेशन का पे काम करती है, उसको अपना साथी बनाना है, उनको वहां पे बिठवाना है, उनसे समझना है, कुछ आंकड़े वांकड़े, कुछ इश्यू समझने हैं कि कितनी छोटी कंट्रीब्यूशन से हम कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो और वहीं पे उनको फॉर्म्स भरवा लेने चाहिए, क्योंकि जो गर्मा गर्मी में काम होता है ना, वही बेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, वेरी गुड आइडिया। लेटर ही रोट एंड टोल्ड मी, ही सेड 500 लोगों ने रजिस्टर किए, 500 लोगों। डू यू नो व्हाट इट मीन सुनील जी? क्योंकि वो एक बंदे को देते हैं, 1000 लोग, 1000 पीपल को दृष्टि मिल सकती है फ्रॉम जिन्होंने उनके काम पे, उनके कहने पे वहां पे ऑर्गन अपना डोनेट करने की प्रॉमिस की। लिविंग ऑर्गन थोड़ी ले रहे हैं, जब आप चले जाते हैं वो भस्म हो जाए, उससे बेटर नहीं है कि किसी को वो आंखों की दृष्टि दे के आप जाएं। सो
आई थॉट दैट वाज सच अ वेरी गुड स्टार्ट, और कोविड नहीं होता तो मैं 2-4 और उनको आइडियाज दे देती इस तरह से। और आइडियाज की मैं भंडार हूँ, जो आप कुछ चाहे ना कभी आइडियाज, तो उस पे मेरे साथ जरूर बात करिएगा। नहीं, मुझे भी हमेशा लगता है, देखिए आपकी विचारधारा से मैं भी जुड़ा और मैं तो पूरी तरह अपने आप को दान किए जाने का लक्ष्य लिए, आप जी नहीं, पूरी फिजिकली। मैं भी पूरी बॉडी, यस, बॉडी ऑर्गन और डोनेशन होना चाहिए, एवरीथिंग। कम से कम ये मेडिकल के छात्रों को डिसेक्शन के लिए काम तो आएगी। बड़ी समस्या बिल्कुल, है। और कुछ नहीं तो ये काम आएगी। और मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं डॉक्टर अनिल चौबे, सिनेमा की जानकार है, रायपुर में रहते हैं और हम्म प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, उनकी वाइफ जो है डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, दोनों पति पत्नी हम्म ने यही कर रखा है। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे सुलझा के बताया, बोले कि मेरा एक बेटा बॉम्बे में है, एक बेटी मस्कट में है, तो अब बोले मैं ये नहीं चाहता कि वो 13 दिन चटाई पे लेटे सर मुंडवा के, वो आए अपना हम्म काम देखे और वापस जाए, अपने काम से लगे। जी जी। तो कहीं ना कहीं आई एक्चुअली, बहुत सॉरी, उदार सोच आप काम नहीं, वो ये एक बड़ा उदार सोच काम करता है और इससे लोगों को जुड़ना चाहिए। इस समय जो एक बिल्कुल। पूरी पूरी सारी जो एनर्जी हम देखते हैं कि संकट का जो 6-7-8 महीने का समय है, इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा ओरली बहुत ज्यादा खराब भी बोला सुना है, कहा है, आरोप प्रत्यारोप। बॉलीवुड में तो इस समय जो जो बॉलीवुड ये कहा जाता था कि सब धर्म के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, उसकी लगभग पूरी कलई खुल गई। इस समय जो हो रहा है एग्जैक्टली exactly. वो इतना ज्यादा शर्मनाक और बुरा हो रहा है, लेकिन यह है कि उस पर किसी की निगाह नहीं है और चैनल लोग उसको पूरी उस आग को सेक रहे हैं अपने लाभ के लिए। इस पूरी उसके मंच बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जो आप मेरी इस एनीवे पहले तो आप सुन लीजिए, फिर मुझे बताइए कोई आइडियाज आपके मन में आए तो मैं उस पे अमल कर सकती हूँ। आजकल जो मेरी राइटिंग चल रही है ना, एकेडमिक राइटिंग, वो कुछ थोड़ी आर्ट्स एंड द लॉ को लेके चल रही है। हाँ, आर्ट्स एंड द लॉ, आई डोंट नो आपने कभी सुना था या नहीं, रानी खानम जो कथक डांसर हैं, उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था क्री फाउंडेशन। ये चंद एक प्रोग्राम है, श्वेत मुक्ति जो मैंने कविता द्विवेदी के साथ किया था, डांस ऑफ द बर्ड्स जो मैंने रमा वैद्यनाथन के साथ किया था, और ये इट्स देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम का नाम था, वो मैंने रानी खानम के साथ किया था। इट वॉज माई बोल्डेस्ट वर्क। मैंने इतना कॉन्फिडेंट काम नहीं कभी किया और इतना डेयरिंग काम नहीं कभी किया था। इंडियन मुस्लिम वुमेन की लीगल स्टेटस के ऊपर, जो कि आप जानते थे कि इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत आता है, उस पे हमने मिलके एक प्रोग्राम किया था। ट्रिपल तलाक, खुला और इद्दत, 3 सब्जेक्ट्स लिए थे और उसको हमने खोला था और डिस्कस किया था, और जो हमें गलत लगा वो हमने बोला, पर हमने स्वीटली बोला, मैंने थपेड़ पपेड़ मार के नहीं बोला था, लड़ाई झगड़ा करके नहीं बोला था, बड़ी सुंदर तरह से। जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले क्रिटिक थे ना, जिनके बाद मैं क्रिटिक बनी थी, श्रीनिवासन सर, क्या कमाल के आदमी थे, बहुत पोएट भी थे, तो इसलिए ये सब चीजें उनकी थी। वो मेरे साथ, मुझे उन्होंने कई महीने अपने साथ घुमाया कि तुम समझो, और फिर मेरे को कलम थमाई और आप चेन्नई चले गए थे। खैर, उन्होंने अपनी पोएटिक भाषा में लिखा है, स्मितकांतम विद द जेंटलनेस ऑफ अ लवर्स स्माइल, आर्ट्स कड़वी बात भी कह देता है। सो वही स्मितकांतम को याद करते हुए हमने ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे इतनी बातें कह दी, ट्रिपल तलाक के ऊपर कहा, इद्दत के ऊपर कहा, खुल्ला के ऊपर कहा। हमको कई चीजें रियलाइज हुई कि मेनी मुस्लिम वुमेन डू नॉट नो देयर ओन राइट्स एंड मेनी मुस्लिम मेन डू नॉट नो द राइट्स ऑफ वुमेन। और जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, यानी मौलवीज और सब, क्योंकि वो सोसाइटी लीडर्स, वो मन घड़त भी इंटरप्रेट कर देते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी इस सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था अपने आप में। खैर, वो तो बाद में फिर लेजिस्लेशन ने भी उसको उठा लिया एंड ऑल दैट, पर वो
वो मेरा बड़ा काम था जो आर्ट्स एंड द लॉ को लेके किया था। और उसके बाद मैं ऐसी उस पे इंटरेस्टेड हो गई कि मैंने बहुत लिखना शुरू कर दिया आर्ट्स एंड द लॉ के ऊपर। और ऐसा ही कुछ लिख रही थी जिसमें मैं एक बहुत भारी जजमेंट हुई थी जब MF हुसैन के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद वो चले गए थे बाहर और कभी इंडिया वापस नहीं आए, जो कि मेरी नजर में बहुत शर्मनाक बात है कि हमारी कंट्री का ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इस तरह से बाहर रहे, बाहर की सिटीजनशिप भी ले ले और बाहर खत्म भी हो जाए। उस वक्त जस्टिस जी उस वक्त जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बहुत कमाल की जजमेंट निकाली थी जिसमें उन्होंने आर्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो उस जजमेंट से प्रभावित होके मैंने और जजमेंट्स खोली। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बहू और एक बेटा, मेरे 2 हैं, उनमें से एक बेटा लॉयर है और बहू भी लॉयर है। तो लॉ की बातें अक्सर मैं सुनती रहती हूँ, उनके साथ डिस्कशन भी करती हूँ। सो इस एरिया में मेरा रुझाव होना इनेविटेबल था, होना ही था इस तरफ। सो मैं ये सब कर रही थी जबकि अचानक बहुत दिशाओं से हाल ही में मैंने 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, लास्ट 6 वीक्स में ऐसे सब्जेक्ट्स उठ के आए हैं जिसमें आर्ट्स एंड द लॉ एकदम हमारे जीती जागती एग्जाम्पल है कि लिविंग ट्रेडिशन, लिविंग इशू है। ये किताबी इशू नहीं है, ये लिविंग इशू है। मी टू, ये जो आपने मुंबई की कहानी कही, ये ड्रग्स का जो सेवन हो रहा है, पूरा सिस्टम ही टूट रहा है बॉलीवुड का एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये कॉपीराइट और प्लेजरिज्म की कहानी जो आजकल, बिकॉज हम लोग सब सोशल मीडिया पे हैं, तो ये तो पकड़ी जाती है 1 मिनट में, कोई दबी नहीं रहती है। जैसे इंडिया में अक्सर लोग लेते हैं, पूरा पेज उठा लेते हैं, उसको क्रेडिट नहीं करते हैं, तो वो सब अब पब्लिक में आने लग पड़ी क्योंकि सिर्फ डब्बी नहीं रह रही है। सो ये इश्यूज लेके मैंने 5 प्रोग्राम्स का प्लान किया है। अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पहला प्रोग्राम ही 13 अक्टूबर को सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द आर्ट्स करके है। फिर दूसरा प्रोग्राम ड्रग्स इन द आर्ट्स, ड्रग यूज इन द आर्ट्स। फिर तीसरा प्रोग्राम है कॉपीराइट पे। चौथा प्रोग्राम है कॉन्ट्रैक्ट्स पे। आपको मालूम है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, हम अपने आप को कितने वल्नरेबल रखते हैं। आर्टिस्ट लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाते हैं। तो जैसे अब ये सब कोविड का कांड हुआ तो कितने लोगों को नुकसान हुआ इसके कारण, यू नो। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स यू। और डरने की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट चिट्ठी में भी लिखा जा सकता है, चिट्ठी के रूप में भी लिखा जा सकता है, यू नो। और फाइनली ये जो सवाल जो हुसैन साहब के केस से और उससे भी पहले एक्चुअली अकबर पदमसी के केस से आया था कि आर्ट कब आर्ट नहीं रह के पोर्नोग्राफी हो जाती है या इस प्रकार का कुछ नॉट पॉजिटिव इमेज ऑफ आर्ट हो जाता है। और प्रिस्क्रिप्शंस और परंपरा मीन्स आगे चलना, बदलना। तो कब आर्ट बदलते बदलते और कितनी बदले तो आर्ट नहीं रहती है, और कितना बदलना अलाउड है, और कौन बदल सकता है, और कौन उसके चौधरी हो सकते टू से कि दिस इज ओके एंड दिस इज नॉट ओके। सो ये सब सवाल लेके हर 2 हफ्तों के बाद ये होने वाला है ट्यूसडेज को। सो जय कभी आपको फुर्सत मिले ट्यूसडे को 7 से 8:15 बजे ये मैं करना चाहती हूँ। और इसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करूंगी। द कंट्रीज लीडिंग लॉयर्स, एकदम जो महारथीज हैं लॉ के, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, आई डोंट मीन जिनका नाम बहुत फेमस है, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड को लेके ये सब बातचीत होगी। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हो। और फिर उसके बाद एटलीस्ट 10 और लैंग्वेजेस में, बांग्ला, असमी, तेलुगु, तमिल, ताकि फोक आर्टिस्ट तक भी पहुंच जाए। वो आर्टिस्ट जो रीजनल सुपरस्टार है उसको भी बेनिफिट मिल सके, नॉट सिर्फ के दिल्ली में रहने वाले या इंग्लिश हिंदी बोलने वाले, सबको मिले। लेट्स सी, ये इसके सक्सेस तो तभी होगी जे खुद ही आर्टिस्ट इंटरेस्ट ले इस सब चीज में। जे सवाल जवाब पहले से ही बेशक मुझे सवाल भेज दे, मैं क्यों सवाल क्रिएट करूं इन महारथियों से पूछने के लिए, खुद ही भेज दें। जैसे अब मैं आपका प्रोग्राम
के बेसिस से अनाउंसमेंट तो कर दी इसकी, जो किसी हाँ को इंटरेस्ट है जो वो भेज दे मुझे सवाल, जो आपके जहन में कोई सवाल आए जो कि पूछना चाहिए, जिसका लीगल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, या लीगल हेल्प से हम अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकते हैं, तो हमको समझना चाहिए। आफ्टर ऑल नॉर्मली हम लोग नहीं सोचते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के कितने रूप होते हैं, हाँ क्या क्या अपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। आप हर रोज किसी लेडी के अपीयरेंस पे कमेंट करो, चाहे अच्छी बात बोलो, बहुत सुंदर लग रही हैं, ये कलर आप पे सचता है, पतली लग रही हैं, ये सब ऐसी टाइप सब लेडीज ने सुना हुआ है। ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रतीक हो सकते हैं। आपको इंटेंशनैलिटी से पता लग जाता है, आपकी क्या रीजन है, आप किस बात के लिए ऐसा कह रहे हैं, उससे पता लग जाता है कि ये इनोसेंट है कि नॉट सो इनोसेंट है। इनोसेंट वेलकम, नॉट सो इनोसेंट नॉट वेलकम। ईश्वर ने स्त्री को बड़ी दृष्टि दी है, वो एक सेकंड में जी जान जाती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। ये भगवान का वरदान है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो मंगला भट्ट जी आई हैं, उन्होंने आपको नमस्ते किया। ये सुरुचि मोहता ओके जी, सुरुचि मोहता जी बम्बई से सिंगर है, बहुत अच्छी, इन्होंने आपको नमस्कार किया। ओके राघव राज भट्ट जी नाइस। भी आए, जी जी जी। और शरोदी भी आई, उन्होंने भी आपको नमस्कार किया। Oh, nice. Hi, everybody. I feel so honored that you all have joined. Thank और you so much. सुधा रघुरमन जी, उन्होंने भी आपको याद किया। थैंक यू सुधा। मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि एक अभी पोएम वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जिसका हाँ नवरस की चित्रकारी, जिसका जो माइग्रेंट लेबर्स के प्रॉब्लम पे लिखी थी, उसका हाँ, म्यूजिक सुधा ने किया है। बहुत गुणी गायिका है, बहुत। आई एम वेरी कहाँ ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। कविता द्विवेदी भी हैं, देखिए। Kavita is also there. Nice. Hi, इनको Kavi. इनको श्रेय जाता है आपसे पहचान कराने का। जी जी। थैंक यू। तो सो सॉरी, ये बहुत बोल दिया मैंने। नहीं नहीं, अच्छा, आपको ही तो सुनना है, आपको ही सुनना है। चलिए और बातों बातों में समय का पता ही नहीं लगा, खूब अच्छी बातें हो रही। मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे इस कठिन समय में, जब बाहर, एक तो क्या है कि बाहर वातावरण नॉर्मल नहीं है, जिस तरह की के खतरे एक बीमारी को लेकर है, हमको भरोसा नहीं कि हम कहाँ तक, कितनी दूर तक जाए। कई बार ये होता है ना कि एक कहीं घर से बाहर भी निकले तो कहाँ तक जाकर लौट आए, अपरिचित एरिया में नहीं जा सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। और अब ये सब तो खत्म ही हो गया कि आप किसी का चरण स्पर्श मत करिए, किसी से हाथ मत मिलाइए, किसी से मिलिए जी। नहीं। इन सब सारी स्थितियों में जब जीवन का इतना संकट है और बाहर लगातार आरोप प्रत्यारोप, हर जगह पक्ष है विपक्ष है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे की मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, ये सब मैं खासतौर से यही मैंने सिनेमा में ही देखा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। जैसे अब संसद में ही अभी जब हुआ, तो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, मतलब वो तो हमारी लगभग बड़ी बहन की तरह है, उनका जो एक पूरा बयान था उसकी कितनी आलोचना हुई, उन्होंने क्या कह दिया, कैसे कह दिया। तो ये लग रहा है कि संकट काल में, जब ऐसे वक्त में जब हमको एकजुटता की आवश्यकता होती है, अचानक लिखते पढ़ने वालों को, कलाकारों को क्या हो जाता है, जी कैसे एकदम एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं पल भर में। और ऐसी जब हमको आगे किसी मोड़ का पता नहीं हो, आगे अगली मोड़ पर क्या हो, और हम लोग लगातार युद्ध कर रहे हैं बिना मतलब, निरर्थक, किसी न किसी के वकील बने हुए हैं, पक्षधर बने हुए हैं, गवाह बने हुए हैं। इस जी। पर आप क्या कहना ये चाहेंगे? मुझे भी, हाँ, मुझे बहुत 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 डिस्टर्ब करता है। और मैं समझती हूँ कि ये मैंने कहीं और पे भी पहले कहा हुआ है, इसलिए सब कुछ, यू माइट फाइंड इट रेपिटेटिव, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट। कल्चर के दो रिफ्लेक्शंस होते हैं, प्रतिबिंब। जी एक जिसमें कल्चर कैपिटल सी से स्पेल की जाती है, और एक जिसमें कल्चर छोटी सी से स्पेल की जाती है। कैपिटल सी में आता है हम लोगों का म्यूजिक, डांस, आपका थिएटर, सिनेमा, ये जो परफॉर्मेंसेस और परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। और स्मॉल सी वाला कल्चर होता है जो हमारा एवरीडे लाइफ का, मीन्स हर रोज के एग्जाम्पल। आपने चरण स्पर्श का एग्जाम्पल अभी बोला, आपने चरण स्पर्श के बारे में, ये इंडिया की कल्चर है।
और ये स्मॉल सी वाला कल्चर है। तो जब हम स्मॉल सी करते हैं, हम नमस्ते करते हैं, इसका तो संधि है नमस्ते, नमः अस्ते। यू आर बाउइंग टू द डिवाइन इन द अदर। जी, आप एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के अंदर डिवाइन देख सकते हैं, भगवान की प्रतिमा देखते, वो दिव्य शक्ति देख सकते हैं। तो गाली गलौज का माहौल कहां से आ सकता है फिर? हाँ। सो बिग सी, कैपिटल सी वाला कल्चर और स्मॉल सी वाला कल्चर थोड़ा दूर जा रहा है। तभी हम किसी अपने बड़े को तू तड़ाक करके बोलने लग पड़े हैं। वही सब आपने जो अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया, जो वापस बोला गया वहां पे, वो हम कभी अपने एनिमी को भी नहीं बोलते हैं। हाँ। और हम पाठ पूजा करने वाले, कौन सा धर्म है जो डिस्ट्रक्शन की बात करता है या ऐसे नेगेटिविटी को सपोर्ट करता है? सिखिज्म, मैं सिख हूं, सरबत दा भला, यू नो, तेरे बहाने सरबत दा भला, सरबत दा भला। एवरी रिलीजन टेल्स अस टू रिस्पेक्ट द अदर। फिर हम ऐसे रिलीजन के ऊपर ऐसी कड़वी कड़वी बातें एक दूसरे को कह देते हैं। हाउ कैन यू, किस तरह से आप किसी को डरते हुए या रोते हुए, मुझे मैं हिलने जुलने लायक नहीं हूं, फ्रीज हो जाती हूँ जो मुझे रुदन सुनती हूं मैं, यू नो, जो आवाज होती है। हाउ कैन यू बी हैप्पी कि कोई रो रहा है? कुत्ता तक जब बाहर रो रहा होता है तो हम जाते हैं, घूमते भी, किसी को चोट तो नहीं लग गई, किसी कुत्ते को चोट लग गई हो, मे भी भूखा हो तो कुछ, हम कंसर्न रहते हैं बाहर के एनिमल्स के लिए। हम इंसानों को ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये छोटा सी बड़ा सी ड्रिफ्टिंग अपार्ट वाली कहानी है। जैसे एक बड़े समुद्र में एक शिप उस तरफ चलेगी और एक शिप इस तरफ चलेगी, और हम उन दोनों शिप में सवार हैं। इसलिए आप सोचिए कि कब तक हमारी टांगे ऐसे जाएंगी, हम ही गिरेंगे बीच में। जब ये दोनों शिप्स निकल जाएंगी, दूर हो जाएंगी, एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, तब गिरेंगे हम। सो इट इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न एंड आई रियली थिंक कि आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल है इसको रिवाइंड करने में। एक फिर से हम, आर्टिस्ट का सबसे बड़ा रोल होता है शीशा दिखाना, समाज को शीशा दिखाना, और ये शीशा हम ही को दिखाना है। जब मैं हम कहती हूँ, मैं आप लोगों का ज्यादा करती हूँ क्योंकि अब तो मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं रही, पर जितना भी मेरी सेवा हो सकती है, जिस भी रूप से इस मुद्दे पे सेवा हो सकती है, वो हमेशा हाजिर होगी। पर आर्टिस्ट ही है बचा हुआ, लास्ट होप, हमारी आखिरी उम्मीद आर्टिस्ट है। इकोनॉमी, आप समझते हैं कि कोई भी बिजनेस हाउस अपने फायदा से हटके ज्यादा सोचते हैं? सब लोग अपना फायदा सोचते हैं। आर्टिस्ट की जिंदगी ही ऐसी है कि वो अपना फायदा नहीं सोच सकता, उसकी आर्ट हमेशा दूसरे के लिए होती है। आप अंदर बैठ के रियाज करते हैं, आप रसा नहीं क्रिएट करते हैं। रसा स्वादन के लिए दो हाफ चाहिए होते हैं, आर्टिस्ट एंड ऑडियंस। बिल्कुल सही। So I feel that the last hope of India is her artists. और अब आपकी बारी है, डोंट लूज द चांस। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती रहती हूँ, हम लोग मिल के कुछ करते हैं, अभी भी उम्मीद है, टाइम है, कुछ हो सकता है। बहुत मैं निजी रूप से आपसे बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर भी शायद 10-15 साल से हूँ, ट्विटर पर भी हूँ और इस माध्यम में भी हूँ। मैं हमेशा इस बात की बड़ी सावधानी रखता हूँ कि मेरे लिखे से कोई भी, एक तो मैं किसी तरह की विवादास्पद विषयों पर कोई अपनी राय नहीं देता किसी भी तरह की। इसको मैं मतलब मैं इसमें कोई भी किसी का भी पक्ष लेकर कोई बात कह रहे हैं, तल्ख बात कहना, मैं उसको कोई बहादुरी नहीं मानता। मुझे कई बार लगता है कि ये इस तरह का हवन है कि इसमें हमारा हर कहा जो है वो घी का काम करेगा, और मैं मान के चलता हूं कि इस समय को निकल जाने देना चाहिए शांति से। किसी भी तरह की पार्टी मत बनिए, ना इनकी बनिए ना उनकी बनिए। यथासंभव कलाकार है, चुप रहिए, अपने मुंह से खराब मत कहिए, अपने लिखे से खराब मत लिखिए।
सो इंग्लिश मैं जेएनयू की पढ़ी हूँ, तो मेरे मन में एकदम ये पॉइंट आया कि थीसिस एंटीथीसिस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर इवेंचुअली सिंथेसिस से हम आगे जाते हैं। मार्क्सियन थॉट में भी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस आता है। और उसी तरह तर्क वितर्क होने दीजिए, एक सभ्यता मेंटेन होनी चाहिए, पर परंपरा वही है जो परम है। सो क्या बात। जब हम लोग चलते हैं ना जी सुनील जी, तो हम हमेशा धरती से एक पांव जुड़ा रहता है। जब हम भागते हैं, देयर इज अ मोमेंट जब दोनों पांव उठे हुए होते हैं, पर जब चलते हैं तो हम कभी नहीं होता कि दोनों पांव जमीन को छोड़ दिए होते हैं। सो स्लोली परंपरा बनती है, स्लोली सिंथेसिस बनता है। जल्दबाजी में थीसिस एंटीथीसिस हो सकते हैं, पर परंपरा से ही हम आगे चलेंगे, सिंथेसिस से ही आगे चलेंगे। तो जो इंडिया के लिए कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब, वही उसी से ही आगे चलेंगे। ना तेरा ना मेरा, बीच का एक पोजीशन हो जाएगी। ये पूरा समय बड़ा अजीब सा है, नाजुक समय है। पहले एक समय ये था कि जब अच्छी आलोचनाओं को भी बड़े उदार हृदय से लोग स्वीकार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी तो बहुत सारी जो सांस्कृतिक संस्थाएं हमारे देश पे, जो भारत सरकार की एकेडमी और ये सब संस्थाएं हैं, बहुत सी नेहरू जी के समय की देन है। और उसमें ज्यादातर उसमें कुछ ऐसे पदाधिकारी कलाकार रहे जो उनका समर्थन नहीं करते थे, लेकिन नेहरू जी को लगता था कि कला और जगत की ये लोग इतनी बड़ी हस्ती है कि इनको यहाँ रहना चाहिए। एक सो आपने किस्सा। नेहरू जी की बात कही। हाँ सॉरी, आप बताइए किस्सा। नहीं आप पर वो, बताइए, मैं आपका किस्सा सुनना चाहती हूँ। घड़ी। हाँ, अभी हमारे पास देखिए, मैं फिर भी जल्दी से 8 मिनट है आप हमारे पास। सुनाइए। ओके। वो दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद तीनों एक समतल समय के बहुत महान कलाकारों में से रहे। तो उस समय भी इस तरह के कान भरने वाले लोग रहते थे। तो किसी ने एक बार दिलीप कुमार साहब को कहा कि आप देखिए इतना अच्छा अभिनय करते हैं, लेकिन राज कपूर आपकी प्राय आलोचना करते। तो उन मतलब जिन्होंने ये कान भरने की कोशिश की, उनको कुछ जवाब की उम्मीद थी, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने कहा कि वो बिल्कुल मेरी आलोचना कर सकता है, क्योंकि वो मेरे बराबर का एक्टर है और बहुत अच्छा काम करता है। ये उत्तर दिया था उन्होंने। जी, एक लार्ज विजन था, एक लार्ज हार्टेडनेस थी, एक टॉलरेंस था वो, और एक सेल्फ क्रिटिकल रवैया था, सेल्फ क्रिटिकल कि मैं भी गलती कर सकता हूँ। यू नो, आपने नेहरू जी की बात की और संस्थाओं के बारे में बात की, तो हम जानते हैं कि वी आर अ यूनिक कंट्री। हमारी एक कंट्री है जिसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में आर्ट्स को शुरू से जगह मिली है। शुरू से फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो तब से ही एकेडमी और सबका प्लान बना उसके बाद। और हम जानते हैं कि फ्रॉम 1950 टू इवन नाउ संस्था बन रही हैं। तो ये पहल जो हुई है कि आर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देना, ये इंडिया की गुड लक है कि ऐसे हुआ है। गुड लक ये भी है कि शुरू शुरू में नेहरू जी बहुत इंटरेस्ट लेते थे संस्था, ये संगीत नाटक अकेडमी। और आपको याद होगा 1954 में फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में वो खुद हर रोज जाते थे। सुबह वो जब अपनी हॉर्स राइडिंग करते थे एक्सरसाइज के तौर पे, तब भी तालकटोरा जाके देखते थे। जब से बिल्डिंग शुरू हुई, बिल्डिंग नहीं बना, टेंटेड सिटी बनी थी, तो वो जाते थे, देखते थे इस तरह से। पर और वो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, पद कुछ अलग टाइप के थे, नॉट द वे इट इज टुडे संगीत नाटक। और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट नेहरू ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी वुड हेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू इंटरफियर विद हिज जॉब, कि दखल अंदाजी मत लीजिए, जो एक्सपर्ट है जिस फील्ड के उनको ही मामला दे दीजिए, वही इसके बेस्ट जानते हैं। आफ्टर ऑल, जो कोई मेडिकल इशू है तो आप उसमें डॉक्टर को रखेंगे या आर्मी के जनरल को रखेंगे? और जो सरहद पे कोई बैटल हो तो वहां पे आप आर्टिस्ट को रखेंगे या जनरल को रखेंगे वहां पे? सो जो जिसकी क्षमता होती है, जिसमें उसको अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें उसमें एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से रखिए। एक दूसरे के
कदमों शदमों डोंट स्टेप ऑन ईच अदर्स टोज, रहने दीजिए, काम करने दीजिए। काम ज्यादातर लोग अच्छे ही करते हैं। मुझे ह्यूमन बीइंग्स में अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट हो जाए, ये सामाजिक न्याय की बातें हम लोग थोड़ा फोरग्राउंड कर दें, सामने ले आए उसको, एक अच्छा सुंदर सा फ्रेम डाल दें, एक चोगा पहनाएं जिससे हम डिस्कस कर सके उसके बारे में अनलाइकली स्पेसेस में। स्टेज हमेशा लाइकली स्पेस नहीं, और खास करके डांस और म्यूजिक का स्टेज लाइकली स्पेस नहीं है सामाजिक न्याय के बारे में बात करने की, पर कर सकते हैं। और द नीड ऑफ द आवर, समय का डिमांड है कि सॉरी आई नो आप घड़ी देख रहे हो, कि हमें अब थोड़ा ब्रॉडर विजन से अपनी आर्ट्स की वर्ल्ड को देखना चाहिए। आई होप टाइम में मैंने खत्म कर दिया। नहीं, अभी 5 मिनट है। प्रिया पाटिल जी ने प्रिया पाटिल जी प्रिया जी की कथा और शरोदी दोनों हमारे कार्यक्रम में नहीं आना चाह रहे थे। इनको बहुत मैं मनोहार करके लाया। इन्होंने बोला कि अरे हम कैसे बात करेंगे, हमने कहा आपको आना पड़ेगा। तो प्रिया पाटिल बहुत अच्छी पेंटर है बम्बई की, और इन्होंने कहीं नहीं सीखा, और ये लगभग जैसे एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा है, ये देख देख के और पढ़ पढ़ के सीखी, और बहुत अच्छी चित्र बनाती हैं। आपकी बातचीत से बहुत प्रभावित हुई। ऐसी शरोदी भी नहीं आना चाहती थी, उन्होंने खूब बहाने किए कि मेरे आंख का ऑपरेशन होने वाला है। मैंने कहा दीदी फिर भी आपको आना तो पड़ेगा। तो वो शारदी का हो गया है आंख का ऑपरेशन, और अब ठीक हो रही है आंख उसकी। लेकिन वो तभी वो ज्वाइन करते हैं। हाँ, वो परहेज नहीं कर रही है, वो लगातार उपस्थित है, रात रात में भी बनी रहती है। जी जी प्लीज, मैंने अभी मैसेज किया शारदी को थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के, प्लीज आईज इज समथिंग जिसके ऊपर पूरा हेल्थ का रिफ्लेक्शन आता है। पता है बहुत डॉक्टर्स होते हैं जो आईज के अंदर देख के बता देते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सो मैं इसलिए उसको बोला था कि बी केयरफुल, आप प्लीज कह दीजिए, थोड़ा अच्छी तरह से टाइटली कहना उनको। हाँ, दो चार दिन और ठहर जाए, फिर अच्छे से मिले तो अच्छा करें, यस अच्छा लगेगा। आपका आना, आपका कल बर्थडे है, जन्मदिन है, बहुत सारी बधाई। मेरी बड़ी है आप, बहुत आदर मेरा स्वीकार कीजिए, और आप जुड़ी हैं, ऐसे जुड़े रहिए, और आपका स्नेह हम सबको मिलता रहे। बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आज मैं अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर रही हूँ, 60। कल से 61st ईयर शुरू हो जाएगा। तभी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आज करें। एक तरह से मैं अपनी लाइफ का निचोड़ आज देखना चाहती थी, और आपने मुझे इतने अच्छे सवाल पूछे कि सच्ची मेरे को लगा कि जो मेरा अस्तित्व है रियली, वो थोड़ा सा झलक गया है आपके प्रोग्राम में। नहीं, आप बहुत अच्छे से आई, और हमेशा आप याद रहेंगी, और मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बधाई। कल अच्छे से बनाइएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में जो भी हो सकता है वो होगा। बट थैंक यू सो मच, आपने इतने लोगों के सामने बोल दिया है मेरे लिए। इट्स क्वाइट एन ऑनर। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू।